प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लच्छीवाला पेट्रोल पंप के पास हादसा, सड़क पर लड़ते सांडों से भिड़ी स्कूटी, 2 की मौत। रामपुर गांव में हाथियों ने पूरी रात मचाया उत्पात, सुबह टहलने निकले लोगों को दौड़ाया वीडियो वायरल। देहरादून के 12 सेक्टरों के 120 अवैध कॉलोनियों के एमडीडीए ने वेबसाइट पर सार्वजनिक की सूची, कई कॉलोनियों पर हो चुकी है ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। नंदा गौरा योजना के तहत धनराशि जारी, मुख्यमंत्री धामी ने डीबीटी के माध्यम से किया वितरण। प्रधानमंत्री मोदी की तरह सीएम धामी भी करेंगे मन की बात, साथ ही हर महीने उत्तराखंड के बुजुर्गों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला एवं भगीरथी ऐप का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी नदियां हैं, वो तो पूरे उत्तर भारत को सिंचित करने का काम करती हैं, चाहे गंगा जी हो, यमुना जी हो, शारदा हो, और अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ महाकुंभ, जिसमें 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वो महाकुंभ भी संपन्न हुआ तो उसमें कुछ अंश मात्र योगदान हमारे राज्य का भी है, हम सबका भी है। मैं खुद महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने का मुझे भी अवसर मिला। साथ में मैं अपनी मां को भी ले गया था, क्योंकि बहुत पहले से मेरी इच्छा थी कि मां और पिताजी दोनों को ले जाऊं, लेकिन पिताजी बीच में दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये अवसर मां को ले जाने का जरूर मुझे मिला। और जब मैं नाव से वहां जा रहा था, संगम पर नाव जा रही थी, तो पहले यमुना जी पड़ती है। यमुना जी की जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं। भी बनाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोग यमुना जी को आगे चलकर कैसे देखेंगे, उसकी मिसाल देंगे। लेकिन वहां गंगा जी जब मिलती हैं तब सचमुच वो नजारा बदल जाता है। और उसमें हमारे राज्य का योगदान यह है कि 200 क्यूसेक पानी पर डे हम यहां से टिहरी डैम से भेजते हैं। उसके कारण से महाकुंभ संपन्न हुआ। और वैसे उत्तराखंड को देश का एक प्रमुख वाटर टावर के रूप में भी जाना जाता है, जहां हमारे यहाँ नौले, धारे, छोटे छोटे नदियां, गधेरे, जो हमारी पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। परंतु वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे कई पारंपरिक रूप से जो स्रोत हमेशा 12 महीने लोगों को जल देने का काम, जीवन देने का काम होता था, जिनके माध्यम से उनके सामने आज गंभीर रूप से पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। अभी सिंचाई विभाग की हम लोग बैठक कर रहे थे, तो मैं, आनंद वर्धन जी भी उसमें थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग रहे होंगे उस दिन। तो मैं बता रहा था कि बचपन में, आज से लगभग 40 साल पहले, 40 भी नहीं, 42-43 साल पहले, बहुत बचपन में मैं पिथौरागढ़ जाता था। टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने में सैकड़ों स्थानों पर नौले आते थे, धारे आते थे, छो बोलते हैं, छो निकलते थे, यही चंदन यही बोलते हैं ना। और
लोग गाड़ियां रुकती थी, जगह जगह पानी पीते थे, जगह जगह मुंह धोते थे अपना बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसे अंजुली से ही धो लेते थे, अंजुली से ही पी लेते थे। कोई गिलास नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। बल्कि कहीं कहीं पर मैंने देखा कि वो केले का डंठल होता है वो लगा देते थे, उससे और अच्छे से पानी पी लेते थे। खजानदार जी आपको याद आ रहा होगा जब आप धनौल्टी में रहते होंगे। तो उस समय में एक ऐसा नजारा था। और अब आप चले जाइए यहाँ से, वहां टनकपुर से पिथौरागढ़ के और आगे चले जाइए, धारचूला तक चले जाइए, उधर डीडीआर तक चले जाइए, जौलजीबी तक चले जाइए, भागी चौरा तक चले जाइए, या नैनीताल से ऊपर को रामगढ़ की तरफ चले जाइए, या हम इधर ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए टिहरी की तरफ चले जाएं, उत्तरकाशी की तरफ चले जाएं, पौड़ी से आगे भी चले चमोली तक, वो लास्ट गांव हमारा जो घेस है वहां तक चले जाएं, तो ढूंढना पड़ता है। फनई साहब, वहां आपके यहां भी होता होगा पहले से। अब हम ढूंढते हैं जी, कहाँ है हमारे नौले, कहाँ गए धारे, कहाँ गए वो स्रोत, कहाँ गए वो गधेरे। सच में देखने में जो है मतलब दूरबीन जैसी लगानी पड़ती है कि कहाँ मिलेंगे ये सब। तब मन में होता है कि कितना समय बदल गया, और इसके कारण से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो गई। इससे जो है कृषि, खेती, इसकी उत्पादकता के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी आजीविका पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण तो प्रभावित हुआ ही है, इसके साथ साथ देखिए जहां जल नहीं होता है तो जीवन तो बहुत मुश्किल होता ही है। वहां जल होता है तो जीवन भी होता है, जल होता है तो समृद्धि भी होती है, जल होता है तो गति भी बढ़ती है, जल होता है तो उन्नति होती है, जल होता है तो प्रगति होती है, जल होता है तो विकास होता है। तो भाइयों बहनों, हमारे ये जो जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, इनकी महत्ता को समझते हुए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमसे इनके संरक्षण हेतु और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया था, आह्वान किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण के अभियान में प्रदेश की जो सम्मानित जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से इस वर्ष के जो जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। और सच में ये हम कुछ लोगों का ही ये अभियान न रहे, ये थीम कुछ हम लोगों की न रहे, केवल सरकार की नहीं रहे, केवल सारा का ही न रहे, सारे के साथ सारे का सारा हो जाए। और ये अभियान हमारा जन जन का अभियान बन जाए और पूरे देश के अंदर हम आज हर क्षेत्र में आज हमारा एक अलग स्थान बनता जा रहा है। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए राज्य स्थापना दिवस पर कहा था कि उत्तराखंड में अनेक नवाचारों में, अनेक प्रयासों में हमको एक अलग पहचान मिली है और पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो भी जब मिलते हैं तो सच में जब वो प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उत्तराखंड में बहुत अच्छा हो रहा है और लोग अब हमको यहां पर ज्यादा मान्यता देने लगे हैं। मैं हैदराबाद गया था तो हैदराबाद में दो बहनें मिली मुझे, एक कोई नथानी थी और एक उनके साथ में और थी, दोनों शिक्षक थी स्कूल में। और रात्रि को कार्यक्रम में चुनाव में गया था तो
रात्रि को पूरे उत्तराखंड के लोगों का एक मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद वो बार बार मेरे पास आ रही थी, तो मैं सोचा कि अब फोटो तो खींच गई, क्या हो। तो बोली रुकिए जरा 2 मिनट, कुछ कहना है। मैंने कहा कोई काम होगा शायद। मैंने कहा हाँ बताइए बहन जी, लोग क्या कह रही हैं आप। तो कह रहे हैं कोई काम नहीं है, बस हम उत्तराखंड के हैं करके। अब हमको बहुत लोग यहाँ पर जो है कह रहे हैं अरे देवभूमि है, आपकी देवभूमि में ऐसा हो रहा है, आपकी देवभूमि में ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं देवभूमि में। तो बोली हमको भी जो है बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रवासी हैं, वो देश दुनिया में रहने वाले, वो भी आ रहे हैं उत्तराखंड। उनके लिए हम सम्मेलन कर रहे हैं एक दिन का। पूरे देश के अंदर रहने वालों का हमने 7 नवंबर को किया था। 7 नवंबर 2024 को, राज्य स्थापना दिवस से 2 दिन पहले। और पूरी दुनिया के अंदर रहने वालों के लिए भी हमने किया था, जिसमें हमारे 17 से भी ज्यादा देशों से आकर लोगों ने यहां भाग लिया। और वो भी हमारे इस प्रकार के अभियानों में भाग लेना चाहते हैं, हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हम उनका भी योगदान ले रहे हैं, उनका हर किसी व्यक्ति का योगदान अलग अलग रूप में है, लेकिन कीमत सबकी एक है। कीमत है मन की, कीमत है उसकी सोच की, कीमत है उसके समय की। बाकी तो जब सोच होगी, समय होगा, समर्पण होगा, तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो दुनिया के लोग जो है अपने गांवों को गोद ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आनंद जी 2 दिन बाद चार्ज लेंगे तो ये नए उसमें दिखेंगे, नए फ्लेवर में आ गए, क्योंकि अभी तक कर रहे हैं। ये हमारे सारे काम बहुत तेजी से चलेंगे। इनसे हमने कहा भाई 2027 में हमारा चुनाव है, आज ही प्रातःकाल। मैंने कहा हम लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कम महत्वपूर्ण आपके लिए भी नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है और सही समय है। और ये 10 सालों का जो कालखंड है हमारा, इन 10 सालों में उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाना है, बुलंदियों पर ले जाना है, शिखर पर ले जाना है। और प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज के दिन हमको सब लोगों को, जल प्रहरियों को, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में या अन्य क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले सभी लोगों को आज इस संकल्प लेकर यहां से जाना होगा कि हम चाहे वो पौधारोपण करेंगे, चाहे नौले धारों को फिर से जो है उनको रिचार्ज करेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे, चाल खाल बनाने में योगदान देंगे, तलैया बनाने में योगदान देंगे, जिस रूप में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति बड़ा काम करे, हर व्यक्ति साधन संसाधन लगाए। मन होगा, तन होगा, इच्छा होगी, विचार होंगे और करने की ललक होगी, तो सारी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, सारे साधन बन जाएंगे, संसाधन बन जाएंगे और मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। ये अभियान हमारा विकासखंड स्तर पर चले, जनपद स्तर पर चले, ग्राम स्तर पर चले, और जो हमारे संकटग्रस्त जल स्रोत हैं उनका भी चिन्हीकरण किया जाए। थोड़ा मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि थोड़ा ये भी देखा जाए, पुराने लोगों से पूछा जाए कि पहले कहां जल स्रोत होते थे जी, कहां सूख गए। अभी मैं देख रहा था, अल्मोड़ा से आ रहा था, तो कोसी में कहीं पर उन्होंने वो चेक डैम जैसा बनाया है कोसी में, लेकिन जहां चेक डैम नहीं बनाया, जहां से आगे को, वो सब सूखता जा रहा है। अब वो बरसाती हो गई हैं, तो ऐसे नदियों को भी हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता है। पुराने तालाब मैदानी क्षेत्रों में, चंदन भाई पहाड़ों में नहीं, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में तालाब, छोटे छोटे जल स्रोत, उन सबको भी फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ गाजियाबाद के पास दादरी के पास एक
तालाब था और वो सूख गया था। वहां को लोगों ने वहां पूजा करके संकल्प लेकर उसको फिर से तालाब बना दिया, रिचार्ज कर दिया। क्या हम ऐसे स्थानों की खोज कर सकते हैं क्या? तभी हमारे इस प्रकार के जो ढाला मेरा, नौरा मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, तभी ये हमारा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा, तभी हमारे संकल्प पूरे होंगे, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के राज्य के जो संकटग्रस्त या सूखे हो रहे जल स्रोतों को चिन्हित करने के लिए भागीरथ ऐप विकसित किया गया है, जिसका आज हमने लोकार्पण किया गया है। इस ऐप का प्रयोग कर और सरल ऐप बनाया गया, सरल है। हमारे समस्त राज्यवासी अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त या सूख रहे जल स्रोतों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आसानी से इसको पहुंचा सकेंगे, सीधे सरकार तक पहुंच जाएगी। हमारे सारा जो बना है, बोर्ड अथॉरिटी जो बनी है, वहां प्राधिकरण तक उसकी जानकारी आ जाएगी। और अच्छा होगा कि हम अपने बुजुर्ग लोगों का जो गांव में हर एक ग्राम सभा का एक दिवस होता है कि ये ग्राम सभा हमारी कब बनी थी, एक दिन ऐसा कार्यक्रम हो और उसमें ये भी हो। पहले तो हमारे देखिए आपको ध्यान होगा सभी जगह पर अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ये नौले, धारे, जल स्रोत, इनको पूजा जाता था, इनकी पूजा की जाती थी और पूजा से ही सब काम आगे बढ़ते थे। और इसी प्रकार जो है ऑनलाइन माध्यम से पहुंचेंगे और इसके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उससे जल स्रोतों की मैपिंग करके उनका संरक्षण किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन और जो परिस्थिति संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार आज विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत ये जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, वर्षा आधारित नदियां हैं, इनका दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही सारा का गठन किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्ष इस अथॉरिटी ने विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग करके, उनके साथ समन्वय स्थापित करके प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार के लिए काम किया है और लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा का जल संचयन करने में भी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही इस अथॉरिटी द्वारा एक और जहां मैदानी क्षेत्रों में जो केंद्रीय भूजल बोर्ड के सहयोग से भूजल रिजर्व हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के अपने प्रथम चरण में तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर न्यार है, सोन है, उत्तर वाहिनी, सिप्रा एवं गौड़ी नदी के उपचार के लिए IIT रुड़की एवं NIH रुड़की के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी हम प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भी ये पहले चरण में इतना लिया गया है, आगे चलकर जहां भी आवश्यकता होगी उसको विस्तार देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर रही है। यदि हम इसको एक जन आंदोलन बनाने में सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने जल स्रोतों का पुनः संरक्षण करने में, उनका रिचार्ज करने में, उनको पहले जैसी स्थिति लाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि भगीरथ ऐप को अपने मोबाइल फोन में अवश्य डाउनलोड करें और जिस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने तप से, अपने संकल्प से मां गंगा को धरती पर उतारने का काम किया, उसी प्रकार अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त, सूख चुके और जिनकी पहचान भी नहीं है ऐसे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में आप सभी अपना योगदान दें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां सिटकुल में आयोजित आईटीसी सुनहरा कल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने आई महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अपनी बेटियों को जन्म के साथ सशक्त बनाने की शुरुआत करें और हमेशा उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में आत्मनिर्भर बनने की सीख दें। खबर मसूरी से, जहां माल रोड पर पोस्ट ऑफिस के पास पूर्व बोर्ड द्वारा तोड़ी गई गर्म डिस्पेंसरी को दोबारा से बनाने के काव्यात शुरू कर दी गई है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के निर्देशों के बाद क्षेत्रीय सभासद गीता कुमाई और मसूरी नगर पालिका के अधिकारी गर्ग डिस्पेंसरी के स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने सड़क पर पालिका की भूमि का सीमांकन किया। हमारी जो जनमानस है उनकी मूलभूत आवश्यकता ही है। आपको भी पता है, पूर्व में भूमाफियाओं के संपर्क में आकर पूर्व पालिका अध्यक्ष के तानाशाही के चलते उसको रातों रात तोड़ दिया गया और रातों रात सड़क बना दी गई। पर मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी का और सम्मानित सभासद साथियों का, जिन्होंने मेरे द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को पास किया कि यहाँ पे जल्द से जल्द डिस्पेंसरी जिंदाबाद। मैं उस हिसाब से तो पहले पक्की डिस्पेंसरी थी और पक्की ही बननी चाहिए, लेकिन अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा मुझे ये कहकर आश्वस्त किया गया कि मैडम डिस्पेंसरी बनेगी, जैसे हमारा ऑफिस है इस तरीके से अच्छी सी डिस्पेंसरी बनेगी, भले वो फैब्रिकेटेड बनेगी। तो मेरा मतलब मानना ये है कि डिस्पेंसरी बननी चाहिए और उसको लेके आज देख सकते हैं आप, डी मार्किंग भी हो गया, बोर्ड ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है, जल्द से जल्द इसका टेंडर हो जाएगा और उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी का एक बार धन्यवाद करती हूँ। तक मेरी जानकारी है, कल आप ही एक इशू पे रीता साईनाथ जी वाला एक मैटर हुआ था, जिनको क्या बोलते हैं फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अभी मेरे कुछ भाई जो मेरे ही वार्ड के हैं वो मुझसे कह रहे थे कि गीता जी हमारी पार्किंग का क्या होगा। तो मैंने कहा पार्किंग से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं। गाड़ी तो आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, कहीं और जगह भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर जल्द से जल्द काम होगा। बचपन से हम देख रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए हैं, जब से हमारी पैदाइश है और श्रीमती गीता कुमार जी की पहल है और अच्छी पहल है, क्योंकि रातों रात जो ये तोड़ दी गई थी जो डिस्पेंसरी बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आप मसूरी किसी भी जनता से पूछिए, बच्चों का स्वास्थ्य से लेके यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट होता था, मतलब चीज़ें एक नंबर थी। माल रोड में था, लोगों माल रोड में था, शायद सहायता इतनी थी कि आराम से आ सकते हैं आदमी लोग कहीं भी ना, वो चीज़ें होनी चाहिए सर। और मैं चाहता हूँ कि मसूरी की जनता बोले इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे खुलनी चाहिए डिस्पेंसरी। हाँ, थोड़ा सा ये है कि हाँ जो रास्ता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, डिस्पेंसरी थोड़ा कम वे में बने। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान की। नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में लाभान्वित 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि का वितरण किया गया। खबर हरिद्वार से, जहां वार्ड नंबर 7 के सभासद अमरदीप सिंह ने नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जानबूझकर बूथ बैठक करने से बच रही हैं ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी बातें सामने न आए। नमस्कार, हम मौजूद हैं अभी वार्ड नंबर 7 में। यहाँ नगरपालिका के जो पार्षद हैं रोमी जी, हम उनसे बात करेंगे बोर्ड बैठक के बारे में। बोर्ड बैठक की क्या स्थिति है और इसका गठन कब हो रहा है? बोर्ड बैठक की स्थिति तो आप मुझसे पूछने की बजाय अगर माननीय श्री 1008 अध्यक्ष जी महाराज से पूछते
तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो गायब हैं अभी लोग यहाँ। मैं अभी देख रहा था कि कुछ लापता के पोस्टर भी शायद उनके लगने वाले हैं, कि वो कोई कहीं मिले तो उनसे कोई पूछे। पूरा मीडिया कोशिश कर रहा है उनसे पूछने की कि भाई बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हो रही है। तो जैसे वो मिलेंगे मैं भी सूचना कर दूंगा आपको। आगामी बोर्ड की बैठक में क्या क्या योजनाएं हैं आपकी ओर से जो रखी जानी है अध्यक्ष के समीप? देखिए, हमने जो लोगों से वादे किए हैं और जो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है ईमानदारी से लोगों के काम करना, उनकी जो समस्याएं हैं, है ना, उनका निदान करना, चाहे वो सड़कें हों, चाहे नाली हो, पानी की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर ना, वो उसका निस्तारण करना। मैं अध्यक्ष जी से कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि उनको सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। ये इस तरह भाग रहे हैं, कभी मुंह छुपा रहे हैं। आइए सामना कीजिए बोर्ड का, बैठक करवाइए ना, क्या समस्या है? जब पूरे प्रदेश में 11 नगर निगम और 43 नगर पालिकाएं हैं, केवल एक इकलौती नगर पालिका शिवालिक नगर ऐसी है जिसकी बोर्ड की बैठक होने का अनुमान ही नहीं है, अभी होगी भी कि नहीं होगी। जब बोर्ड बैठक नहीं होगी तो प्रस्ताव नहीं होंगे, प्रस्ताव नहीं होंगे तो काम नहीं होंगे। ये नीति और यही नियति है अध्यक्ष जी की हमारे। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि ये जो जनता है, उन्होंने जो है अब जैसे भी इनको चुन चान के भेज दिया है ना, थोड़ा इनको सद्बुद्धि दें, कोई इनके लिए यज्ञ हवन करवाएं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाई ये बोर्ड बैठक कराएं और लोग काम करें। भाई काम करने के लिए तो चुने गए हैं। अभी बर्थडे पार्टी करवा लीजिए, अध्यक्ष जी हाजिर। अभी आप जो है कोई उद्घाटन करवा लीजिए, गाड़ी में नारियल पड़े रहते हैं, जब जहाँ मर्जी फुटवा लीजिए, लेकिन काम नहीं करेंगे किसी का। ये निवेदन करूंगा, काम कीजिए लोगों का। बोर्ड बैठक न करने की कुछ क्या वजह है? बोर्ड बैठक करने की वजह साफ साफ है, जो सभासद हैं ये क्या करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, भैया सड़क बनाओ, नाली बनाओ। काम करना पड़ेगा ना, काम करना नहीं है, यही वजह है बस। काम करना पड़ेगा, सड़क होगा काम करेंगे तो, ये समस्या है। जो नगर पालिका के कार्य हैं उनमें किस तरीके से बाधाएं आ रही हैं, क्या वो कार्य कर पा रहे हैं? देखिए, नगर पालिका चल रही है भगवान भरोसे। डोर टू डोर का बुरा हाल है, कूड़ा लोगों का उठ नहीं रहा। ठीक है, जो ज़मीन इनको दी गई थी सलेमपुर में, आज तक 6 साल हो गए उसको, डंपिंग यार्ड को, ये वहाँ तक आज तक एक ट्रैक्टर एक रेडा ये पहुँचा नहीं पाए। कूड़ा डाला जा रहा है नदी में। नगर पालिका का काम है सफाई करना, ना कि उसको और गंदा और ख़राब करना। कूड़ा नदी में डल रहा है इस समय। मैं तो एनजीटी से भी अपील करूंगा, वो आएँ और देखें गंदगी किस तरीके से। आपने दिल्ली में देखे कूड़े के ढेर और पहाड़, आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपको उससे बड़े पहाड़ यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। ये है करतूत हमारी नगर पालिका की। क्या जो गंगा में नालों में जो कूड़ा डाला जा रहा है वही पानी गंगा में जा रहा है? बिल्कुल, आप ये देखिए ना, कूड़ा सिडकुल के पीछे जो नदी है, ये सूखी नदी जिसमें पूरा केमिकल वाला पानी आता है सिडकुल का, उसी में कूड़ा डाला जा रहा है। वो बह के आके सीधा गंगा जी में तो मिलता है इधर आके। बस ये कर रही है नगर पालिका। खबर पौड़ी से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के कुशल निर्देशन में पौड़ी पुलिस साइबर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों को दूसरे प्रदेशों से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को मध्य प्रदेश से धर दबोचा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित था। साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना श्रीनगर पुलिस की टीम्स के द्वारा 2 साइबर अभियुक्तों को मध्य प्रदेश व पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा डबल करने का लालच देते हुए एक व्यक्ति के साथ कुल 3,41,000 व अन्य व्यक्ति के साथ 1,15,000 की धोखाधड़ी हुई है। जांच करने पर ये पाया गया कि एक गैंग है जो कि मध्य प्रदेश से ऑपरेट करती है। इस अभियुक्त की इन्वेस्टिगेशन में विवेचना के आधार पर इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया और मध्य प्रदेश में हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वह अन्य अभियुक्त को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर पौड़ी से, जहां पुलिस ने वन अधिनियम और चेक बाउंस संबंधी मामले में 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को
न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खबर पौड़ी से, जहां सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा चौबटखाल क्षेत्र के पोखड़ा में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के लगाए स्टॉल के माध्यम से लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। खबर कोटद्वार से, जहां 28 मार्च को क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल ने थाना कालागढ़ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। सीओ ने थाना कार्यालय, भोजनालय, कर्मचारी बैराक तथा थाना परिसर का निरीक्षण किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।